So today we are going to learn about the reaction of metals with water. किसी भी मेटल का पानी के साथ क्या रिएक्शन होता है. Okay, so metals when react with water, it will produce metal oxide plus hydrogen gas. Metal oxides that are soluble in water dissolve in it to further form the metal hydroxide, but all metals do not react with water. अभी ऐसा है कि कोई कोई बच्चा जो है उसको सिर्फ एक बार बोल दिया कि मैं 5 मिनट में आता हूँ, तब तक आप ये बोर्ड पे जो लिखा है वो लिखो, तो बच्चा सीधा लिखने लग जाएगा. कोई कोई बच्चा एक बार डांटना पड़ेगा या डर दिखाना पड़ेगा कि नहीं लिखोगे तो 5 टाइम लिखाऊंगा, तब जाके लिखेगा. और किसी बच्चे को बोलना पड़ेगा अगर ये बुक कंप्लीट नहीं हुई तो पेरेंट्स को बुला के लाना पड़ेगा, तब जाके वो कंप्लीट करके देता है. तो रिएक्टिविटी सबकी अलग अलग होती है. उसी तरह मेटल्स, सारे मेटल्स हैं, सबकी रिएक्टिविटी मेटल के साथ एक जैसी नहीं होती. कोई ठंडे पानी में तुरंत मिल जाता है, कोई ठंडे पानी में नहीं मिल पाता है, गर्म करना पड़ता है पानी को, तब जाके रिएक्शन होता है मेटल का. कोई गर्म पानी से भी नहीं होता है, स्टीम से होता है. ठीक है, गर्म पानी की जो स्टीम निकले उसी से रिएक्शन होगा. और कोई कोई तो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं. राइट. सो फर्स्ट थिंग इज, जो मेटल पानी के साथ रिएक्शन करते हैं वो पहले तो बनाएंगे मेटल ऑक्साइड. ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस. सो मेटल प्लस वाटर विल गिव मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. अब जो मेटल ऑक्साइड हमको मिला उसमें अंदर अगर हम पानी मिलाएं तो क्या होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा. ओके. सो मेटल्स लाइक पोटाशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर. वो तुरंत ही पानी के साथ मिल जाते हैं. इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर. वो इतना रिएक्टिविटी फास्ट होता है कि जैसे ही हाइड्रोजन रिलीज़ हुआ पानी के साथ मिले, हाइड्रोजन गैस जो है वो आग पकड़ लेता है. तो इन शॉर्ट हमको ऐसा लगता है कि जब ये पोटाशियम और सोडियम को पानी मिलता है तो आग लगती है ना. तो पानी आग बुझाने का काम करता है, इसमें उल्टा होता है, आग लग जाती है. ओके. द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज़ लेस वायलेंट. कैल्शियम जो है वो इतना वायलेंटली रिएक्शन नहीं करता. द हीट इवॉल्व्ड इज़ नॉट सफिशिएंट. कैल्शियम में हाइड्रोजन रिलीज़ होगा और इतना वायलेंट नहीं होगा कि वो आग पकड़ ले. ठीक है. कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग. कैल्शियम उल्टे का पानी में तैरने लग जाएगा बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन के बबल्स जनरेट होते हैं ना, वो उसके सरफेस के साथ चिपक जाते हैं, तो वो ऊपर तैरने लगता है. स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल. मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर. मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं बताता. इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर ओनली टू फॉर्म द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन. It also starts floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to the surface. मैग्नीशियम भी गर्म पानी के साथ ही रिएक्शन दिखाएगा, ठंडे पानी के साथ नहीं. और वो भी वो बनाएगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. और हाइड्रोजन के जो बबल्स निकलेंगे वो भी उसके सरफेस के साथ चिपक जाएंगे, इसीलिए वो पानी में तैरेगा. Metals like aluminium, iron and zinc do not react with either cold water or hot water. कौन कौन से? एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक. ये ना तो ठंडे पानी से रिएक्शन होते हैं ना गर्म पानी से रिएक्शन होते हैं, बट दे रिएक्ट विद द स्टीम. जो भाप होती है पानी की, उसी के साथ वो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं. मेटल्स सच एज lead, copper, silver and gold do not react with water. कौन कौन से मेटल हैं? metals like gold, silver, copper and lead
ये कभी पानी के साथ, ना तो ठंडा पानी, ना गर्म पानी और ना ही उनकी भाप, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। ओके, अभी नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद द एसिड। मेटल रिएक्ट कैसे करेगा एसिड में अगर मिलाएंगे तो? You have already learnt that metals react with acid to give a salt and a hydrogen. यहाँ पर एसिड में सॉल्ट बनाएगा, मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। पानी के साथ वो हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा, जबकि मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड विल गिव सॉल्ट। सॉल्ट यानी कि नमक नहीं, जो मेटल है ना उसी का सॉल्ट बनेगा, राइट, प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड। अभी तो आप बोल रहे थे सर कि एसिड में मिलाओगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, और अभी आप बोल रहे थे कि नाइट्रिक एसिड में वो गैस नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। क्यों? It is because nitric acid is a strong oxidizing agent. नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसमें से ऑक्सीजन निकल के सीधा हाइड्रोजन गैस में मिल जाएगा और H2O पानी बना देगा, राइट। सो गैस इवॉल्व ही नहीं होगा, और उसका जो सॉल्ट है वो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज Mg एंड Mn react very dilute HNO3 to evolve। मैग्नीशियम और मैंगनीज वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे और बहुत ही छोटी अमाउंट में हाइड्रोजन गैस देंगे। You must have observed in activity 3.11 that the rate of formation of bubbles was the fastest in the case of magnesium. The reaction was also the most exothermic in the case. The reactivity decreases in the order। तो रिएक्टिविटी में डिक्रीजेस कैसे होता है कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। In the case of copper, no bubbles were seen and the temperature also remained unchanged. This shows that copper does not react with dilute HCl। तो कॉपर जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ नहीं करता। What do you एक एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्वा रीजिया लैटिन वर्ड फॉर रॉयल वाटर, वो होता क्या है? इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। जब हम concentrated hydrochloric acid HCl and concentrated HNO3 नाइट्रिक एसिड, कौन से पार्ट? 3 पार्ट HCl का और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का, राइट। 75% हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 25%। ये जब हम बनाएंगे इट कैन डिजोल्व द गोल्ड, वो गोल्ड को भी पिघला देता है, सोने को पिघला देगा। इवन दो neither of these acids can do so alone। अब ये गोल्ड को अगर आपने HCl में डाला तो कुछ नहीं होगा, नाइट्रिक एसिड में डाला तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर 75% HCl कॉन्सेंट्रेटेड 25% नाइट्रिक एसिड दोनों को मिला लिया और फिर उसमें अगर गोल्ड डाला आपने तो गोल्ड पिघल जाएगा, राइट। Aqua regia is a highly corrosive fuming liquid. It is one of the few reagents that is able to dissolve gold and platinum, right? तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी तुम्हारे लिए। Now, how do metals react with the solution of other metal salt? एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन में वो कैसे रिएक्शन करेगा ये हम देखते हैं, राइट। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस
less reactive metals from their compounds in the solution or molten form. ये तो हमको पता है. रिएक्टिव मेटल, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड in solution or molten form. We have seen in the previous sections that all the metals are not equally reactive. सारे metals एक जैसे reactive नहीं होते हैं, right? We check the reactivity of various metals with oxygen, water and acid. हमने water के oxygen के साथ, water के साथ और acid के साथ इनकी reactivity भी देखी. But all metals do not react with these reagents. सारे metals इन तीनों से reaction नहीं दिखाते. So we are not able to put all the metal samples we had collected in decreasing order of their reactivity. Displacement reaction studied in chapter number 1 can give the better evidence about the reactivity of metals. It is simple and easy if metal A displaces metal B from its solution, it is more reactive than B. अभी देखो सारे metals पानी के साथ, ऑक्सीजन के साथ और एसिड के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते. हाँ, अगर सारे दिखाते तो हम पता लगा सकते थे. देखो पानी में ये सब रिएक्शन दिखा रहे, तो ये सबसे ज़्यादा, ये कम, ये मीडियम. लेकिन दो रिएक्शन ही नहीं बता रहे तो रिएक्टिविटी हमें कैसे पता चलेगी, है ना? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है उसमें एक जगह हम डालते हैं, राइट? और अगर ये ऑलरेडी पहले मेटल सॉल्ट जो था वो यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है और फर्स्ट वाला इसमें आ जाता है, तो रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तब हम बोल सकते हैं कि ए वाला highly reactive than B. Okay, so metal A plus salt of B, metal A plus salt solution of B, ये salt solution of B है. अगर मैं इसको मिक्स करूं और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बन जाए और मेटल बी अलग हो जाए, पहले मेटल ए था और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी था, जब दोनों को मिक्स किया अब मेटल बी अकेला रह गया और यहाँ पर मेरे पास मिल गया सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए. अंडरस्टूड? तो हम बोल सकते हैं कि ए ने बी को रिप्लेस कर दिया. Which metal, copper or iron, is more reactive according to your observation? Right? So let us see the reactivity series. The reactivity series is a list of metals arranged in the order of their decreasing activity. After performing displacement experiments, the following series, known as the reactivity or the activity series, has been developed. तो सारे मेटल्स की रिएक्टिविटी, कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, उसकी सीरीज़ बनानी हम लोग कैसे क्लास में रोल नंबर वाइज करते हैं स्टूडेंट्स को, राइट? फिर जब टेस्ट लिखते हैं तो सबसे हाईएस्ट मार्क, फिर सबसे लोएस्ट मार्क से सबसे लोएस्ट, ऐसे एक सीरीज़ बन सकती है ना, दो तरह से. एक सबसे कम मार्क्स की, एक सबसे ज़्यादा मार्क्स की, दो तरीके से कर सकते हैं, है ना? कि पहले बड़े मार्क्स, फिर उससे कम, फिर उससे कम, पूरे इससे कम. उसी तरह जो मेटल हाईली रिएक्टिव है, फिर लेस रिएक्टिव, फिर लेस रिएक्टिव, फिर लीस्ट रिएक्टिव और सबसे कम रिएक्टिव मेटल. तो सीरीज़ में सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव में आएगा पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड. आपको ये सीरीज़ याद रखने की आएगी, क्वेश्चन पूछेंगे, राइट डाउन द सीरीज़ ऑफ मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी. तो ये आपको सीरीज़ याद रखनी है. अब वो आप कैसे याद करते हो ये आपके ऊपर है, राइट?
आपको अगर कुछ शॉर्ट फॉर्म या कोई एक सेंटेंस बना सकते हो, राइट, के ना का mg LZNFE PBHCU HGAGAU, ये सब आपको शॉर्ट फॉर्म में या सेंटेंस बना के कैसे भी करके सीरीज़ याद रखनी है। ओके, लीस्ट रिएक्टिव सबसे है गोल्ड और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटाशियम, और बाकी सब इनके बीच में आ जाता है। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट? मेटल के साथ में जब मैं नॉन मेटल रिएक्ट करता हूँ तब क्या होता है? ओके, इन द अबाव एक्टिविटी यू शो द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ए नंबर ऑफ रिएजेंट्स। हमने बहुत सारे रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करवाया मेटल्स का। वाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर? ऐसे क्यों रिएक्ट करते हैं? Let us recall what we learnt about the electronic configuration of the elements in class 9. अभी आपको पता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? फिर से एक बार रिमाइंड करवाता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, राइट, आपका बैग जो है, बैग, उसमें आप बुक्स लाते हो, उसमें रफ बुक भी होती है, ड्राइंग बुक भी होती है, टेक्स्ट बुक्स भी होती है, नोट बुक भी होती है और ग्राफ बुक भी होती है कभी कभी। तो आप क्या करते हो कि एक पॉकेट, बैग का एक पॉकेट है, उसमें सिर्फ नोट बुक्स ही होंगी, और एक पॉकेट है उसमें सिर्फ टेक्स्ट बुक ही होंगी, राइट। तो कभी आपको बोला जाए कि टेक्स्ट बुक निकालो तो आप सीधा टेक्स्ट बुक वाले पॉकेट में देखोगे, नोटबुक निकालो तो नोटबुक वाला पॉकेट देखोगे, रफ़ बुक आप अलग रखते हो, आपको पता है ये रफ़ बुक है। जो ड्राइंग बुक है, कंप्यूटर बुक है, लॉग बुक है, जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको आप अलग ही पॉकेट में रखते हो, है ना। उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न से बनाए रखे हुए होते हैं एटम में, है ना। से किसी के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहले न्यूक्लियस आएगा, न्यूक्लियस के बाजू में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कभी 15 में से 2 गए, बाकी कितने बचे? 13। दूसरी जो रिंग आएगी उसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 2 + 8 10 हो गए। अभी हमारे पास 15 है, तो लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अभी या तो कंप्लीट शेल होना चाहिए स्टेबल होने के लिए, नॉर्मल होने के लिए, या तो लास्ट वाला पूरा खाली होना चाहिए या पूरा भरा हुआ होना चाहिए। उसका एक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 18 वाला, है ना, 2 8 ऑक्टेट, रूल ऑफ ऑक्टेट। तो लास्ट की ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए या तो एलिमेंट कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, जैसे 17, किसी का एलिमेंट्स नंबर 17 है, तो 2 8 10 हो गए, लास्ट में 7, हमको 8 चाहिए ऑक्टेट करने के लिए, तो 7 तो है, एक ही चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, और वो आयन बनेगा। अभी वो एटम नहीं कहलाएगा, वो आयन कहलाएगा। कौन सा आयन? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आया तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो ये नेगेटिव आयन बना, राइट। अगर से सोडियम 11 नंबर का है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो 2 8 1, अभी लास्ट में 8 करना है, तो या तो मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, या तो एक जो है मेरे पास वो छोड़ दूँ, तो आसान मेरे लिए है एक को छोड़ देना। तो सोडियम जो है वो पॉजिटिव आयन बनाएगा, क्यों? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। जब आप इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हो तो प्रोटॉन जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है वो बढ़ जाते हैं। अभी 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, इसीलिए वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा। ओके, इस तरह से आयन बनते हैं। We learned that noble gases which have a completely filled valence cell, जो valence cell होती है लास्ट वाली, वो completely filled होती है किसकी? नोबल गैस की, और वो हमेशा स्टेबल रहते हैं। Now little chemical activity, we therefore explain the reactivity of elements as the tendency to attain a completely filled valence cell.
तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या है कि उसका रेडीनेस लास्ट वैलेंस शेल को कंप्लीट करने का, राइट। Let us have a look at the electronic configuration of noble gases and some metals and non-metals. We can see from the table 3.3 that the sodium atom has one electron in its outermost shell. If it loses the electron from its M shell, then its L shell now becomes the outermost shell and has the stable octet. The nucleus of this atom still has 11 protons, but the number of electrons has become 10. So there is a net positive charge giving up a sodium cation. On the other hand, chlorine has 7 electrons in its outermost shell. तो उसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 287. तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट एंड इट रिक्वायर्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इफ सोडियम एंड क्लोरीन वेयर टू रिएक्ट। अब सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, राइट। द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द सोडियम मे बी टेकन अप बाय द क्लोरीन। After gaining an electron, the chlorine atom gets a unit negative charge. Because its nucleus has 17 protons and there are 18 electrons in its K, L and M shells. This gives us a chloride anion, है ना। So both these elements can have a give and take relation. तो सोडियम बोलेगा कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, और क्लोरीन बोलेगा मेरे को तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आप अपना एक मेरे को दे दो। उसके पास एक्स्ट्रा है, उसको एक की ज़रूरत है, वो एक इसको दे दिया, इसने एक ले लिया, तो दोनों आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट हो गए। अभी कंप्लीट हो गए तो दोनों स्टेबल हो गए। सो बोथ द एलिमेंट्स कैन हैव गिव एंड टेक रिलेशन बिटवीन देम एज फॉलोज। जो डायग्राम दिया हुआ है आपका 47 पेज पे। सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम एंड क्लोराइड आयोन बीइंग ऑपोजिटली चार्ज्ड। अभी क्या है, इसका +1 है, इसका -1 है, दोनों सेम है ना, 1-1। attract each other and are held by strong electrostatic force of attraction to exist as a sodium chloride। अभी इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा। सोडियम क्लोराइड को खींचेगा, क्लोराइड सोडियम को खींचेगा और दोनों आयन बन जाएंगे। Let us see the formation of one more ionic compound, that is magnesium chloride। अभी मैग्नीशियम में क्या होगा, मैग्नीशियम का नंबर है 12, सो 282, राइट। उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। सोडियम क्लोराइड में क्या हुआ था, एक सोडियम था, NaCl, सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम में क्या हो जाएगा, MgCl2। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन है 282, 12 है ना उसका, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा है, राइट। लेकिन क्लोराइड को तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसका 17 है। सो एक क्लोराइड एटम एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखो मैं आपको बताऊं, राइट। सोडियम +1, क्लोराइड -1 विल गिव सोडियम क्लोराइड। क्यों, क्योंकि सोडियम का नंबर है 281, क्लोराइड का है 287। ओके, तो ये एक छोड़ देगा और वो यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया 28, ये हो गया 288, राइट। अब ये दोनों स्टेबल हो गए। जबकि मैग्नीशियम में क्या होगा, इसका नंबर है 282,
क्लोराइड अगेन 287, राइट। लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक तो चलो यहाँ आ जाएगा, बराबर। स्टिल एक बचा हुआ है ना इसके पास, तो ये और एक क्लोराइड आयन को अपने पास ले आएगा, तो ये दूसरा वाला भी यहाँ आ जाएगा। तो क्लोराइड बनेगा क्या, AmGCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और सोडियम बनेगा क्या, सोडियम क्लोराइड NaCl। यहाँ पर 2 क्लोराइड चाहिए। आया समझ में? So the compounds formed in this manner by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are known as ionic compounds or electrovalent compounds. Okay, now properties of ionic compound हम लोग कल पढ़ेंगे, आज यहाँ पर स्टॉप करते हैं। आज जो कुछ भी पढ़ा वो आप थोड़ा रिवाइज कर लो। टिल देन सी यू, टेक केयर।